श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में रेडियो तरंग प्रस्तुत करता है हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं तरंग 90.0 FM रामलाल आनंद महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने सामुदायिक रेडियो पर। हमारा आज का विषय है हरी खाद वाली फसलों की बुआई और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो तरंग 90.0 FM रामलाल आनंद महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त खुशी। स्वागत करती हूं आपका हमारे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान में। इस कार्यक्रम की कड़ी 76 में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम जानेंगे हरी खाद वाली फसलों की बुवाई के बारे में। हरी खाद वाली फसलों की बुवाई यानी वो प्राकृतिक तरीका जिससे न सिर्फ जमीन की उर्वरता बढ़ती है बल्कि खेती की लागत भी घट जाती है। हरी खाद मतलब वे फसलें जिन्हें मुख्य रूप से मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए उगाया जाता है, जैसे सेंजी, ढैंचा, लोबिया, मूंग, उड़द इत्यादि। इन फसलों को उगाकर बाद में मिट्टी में जोता जाता है, जिससे मिट्टी को भरपूर जैविक तत्व खासकर नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है। ये फसलें मिट्टी को सांस लेने में सहायक बनाती हैं, जिसमें जीवांश बढ़ाती हैं और साथ ही ये जल का संरक्षण भी करती हैं। अब सवाल ये आता है कि इनकी बुआई कब और कैसे की जानी चाहिए। तो साथियों, गर्मियों की फसल कटने के बाद खासकर मई जून के महीने में इन फसलों की बुआई करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। बारिश शुरू होने से पहले इनकी अच्छी बढ़वार हो जाती है और 1 महीने बाद आप इन्हें जोतकर खेत को अगली फसल के लिए तैयार कर सकते हैं। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसा कि आज हम हरी खाद के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि हरी खाद क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं। जी, हरी खाद का मोटे तौर पे अर्थ होता है कि दलहनी पौधों को, फसलों को खेत में उगाया जाए और उन्हें हरी अवस्था पर, फूल आने के पहले ही वानस्पतिक अवस्था पे खेत में उनको मिला दिया जाता है। इस तरह की प्रक्रिया को हम हरी खाद कहते हैं। ये प्रक्रिया 2 तरह से की जाती है। एक तो जिस खेत में हमने फसल उगाई है उसी खेत में अगर हम इस फसल को हरी अवस्था में, वानस्पतिक अवस्था में अगर पलट देते हैं और मिला देते हैं तो ये इन सीटू हो गई, मतलब खेत के अंदर ही हरी खाद हो गई। कई बार ऐसा होता है दक्षिणी भारत में कुछ बुशेस पाई जाती हैं, झाड़ियाँ होती हैं या कुछ बड़े पेड़ होते हैं जो दलहनी होते हैं और उनके पत्तों की छटाई, टहनियों की छोटी छोटी बारीक जो टहनियाँ होती हैं छटाई कटाई करते हैं और उस तरह के हरी जो बायोमास है उसको हम ला के खेत में गड्ढे खोद के छोटे छोटे उसके अंदर उसे हम डाल देते हैं। तो ये बाहर से लाई गई हरी खाद होगी, XC2 यानी पैदा बाहर की और अपने खेत में ला के उसको मिला दिया। ये दक्षिण भारत में मुख्य तौर पे की जाती है। इसमें जैसे सूबबूल की पत्तियां हैं या गिलायरीसीडिया एक पौधा होता है, इनकी पत्तियां खेत में मिला दी जाती हैं, वो भी हरी खाद है। तो दोनों खादों का, दोनों तरह से जो हम हरी खाद करते हैं उनका उद्देश्य एक ही होता है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। मुख्य तौर पे जैसे जैविक खेती की बात करते हैं आजकल हम, तो जैविक खेती की कामयाबी बहुत हद तक हमारी हरी खाद के ऊपर टिकी होती है। इसका प्रयोग वहाँ तो लगभग कंपलसरी या अनिवार्य सा हो जाता है जैविक खेती में। और साथ ही साथ ये जो हम हरी खाद की फसल लेते हैं तो इससे हमारा विविधीकरण भी बढ़ता है। जैव विविधीकरण की जब हम बात करते हैं तो वो भी इससे बढ़ता है। जी सर, बिल्कुल, आपने हरी खाद के बारे में हमें बताया, साथ ही उसके प्रकार और लाभ क्या हैं उनके बारे में भी बात। इसी से जुड़ा सर अगला सवाल ये रहेगा कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में अगर कोई किसान भाई या बहन हरी खाद उगाना चाहते हैं तो बुवाई का सही समय क्या है। ग्रीष्म काल में अगर आप हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छा विकल्प है आपका, बहुत अच्छी आपकी सोच है। जैसे रबी की फसलें आपकी कट रही हैं इस समय, इनके बाद आपके खेत खाली पड़े रहेंगे, उनमें कुछ भी नहीं करेगा किसान, बहुत सी जगह ऐसा ही होता है। तो इसमें आप हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। खास करके ऐसे किसानों को तो ज़रूरी हो जाता है जो आने वाले बरसाती मौसम में, खरीफ मौसम में धान की फसल लेंगे।
अगर धान की फसल के पहले हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की उर्वरता तो बढ़ती है, साथ ही साथ धान की फसल में जो नाइट्रोजनधारी उर्वरकों की आवश्यकता होती है उसमें कमी लाई जा सकती है। यानी अगर हम हरी खाद अब ग्रीष्मकाल में लेते हैं तो आने वाली बरसाती फसल में धान की कम यूरिया, कम नाइट्रोजन हमें डालना पड़ेगा। जहाँ तक बुआई के समय की बात है तो अब ये समय चल रहा है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लें और अप्रैल माह के अंत तक तो अवश्य आपको कर लेनी चाहिए इसकी बुआई। और दूसरी तरफ ऐसा भी देखने में आता है खुशी जी कि कुछ किसान खरीफ के मौसम में भी हरी खाद करते हैं और कुछ किसान रबी के मौसम में भी करते हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत विविधता वाला है। कहीं पर तापक्रम साल भर एक सा रहता है, कहीं सर्दी ज़्यादा होती है, कहीं गर्मी ज़्यादा होती है। जैसे दक्षिण भारत की बात करें तो उनके लिए तो किसी भी मौसम में जो है वो हरी खाद की फसल वो लोग ले सकते हैं। हाँ, उत्तरी भारत में जैसे खरीफ में हम लोबिया की फसल ले सकते हैं हरी खाद के रूप में, ढैंचा, सनई, उस तरह की खरीफ में ले सकते हैं। और रबी में हम बरसीम ले सकते हैं, बरसीम की फसल भी हरी खाद का काम कर सकती है। 3-4 कटाई किसान भाई ले लें और फिर हरी अवस्था में उसको खेत में अगर मिला देते हैं। सेंजी एक बहुत अच्छी फसल है जो जाड़ों में ली जा सकती है हरी खाद के लिए। सर, इन फसलों की विशेषता क्या होती है? इन फसलों को हमें क्यों उगाना चाहिए, उसके बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, पहली सबसे विशेषता तो ये हो कि इनकी जो बायोमास है, जो जैव भार है, जो इनका वजन है, वो जितना ज़्यादा पैदावार होगी, जितनी ज़्यादा बायोमास होगी उतना अच्छा होगा। इसलिए ज़्यादातर किसान भाई ढैंचा और सनई का प्रयोग करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम मूंग या उड़द की हरी खाद लगाते हैं, लोबिया की हरी खाद लगाते हैं तो इनकी बायोमास कम होती है। तो इसीलिए आमतौर पे सनई और ढैंचे की सिफारिश की जाती है। और इस तरह की जो फसलें होती हैं वो जल्दी से वृद्धि करने वाली हों, शीघ्र वृद्धि करने वाली हों और उनमें डंडियाँ ना बने, बूट्स ना बने, मुलायम रहे जिससे कि उनका गलना सड़ना आसान रहे। जड़ें उनकी गहराई तक जानी चाहिए, पानी की ज़रूरत कम हो, पोषक तत्वों की आवश्यकता कम हो, कम इनपुट्स की ज़रूरत इन फसलों को पड़े और साथ ही साथ अगर हो सके तो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने वाली हो। यानी ज़्यादातर हमारे देश में यही देखा जाता है कि किसान भाई ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं हरी खाद के लिए जो दलहनी होती है। दलहनी फसलों में इस तरह के जो गुण जैसे मैं अभी बता रहा था, ये सारे के सारे गुण दलहनी फसलों में विद्यमान होते हैं। तो इसलिए कोशिश क्या हमेशा ही हम लोग हरी खाद के रूप में दलहनी फसलों को ही उगाते हैं। जी सर, आपने बिल्कुल ये बताया कि इन फसलों की विशेषता क्या होती है। तो इसी से जुड़ा अगला सवाल ये रहेगा कि अगर हमें हरी खाद उगानी है तो उसके लिए हम खेत की तैयारी किस प्रकार करें और बुवाई में कौन कौन सी सावधानियां बरतें? जी, खेत की तैयारी की बात अगर करें तो हरी खाद वहाँ संभव है जहाँ पे आपके पास सिंचाई के साधन हो, चाहे नहर हो, ट्यूबवेल हो, तालाब हो, कोई भी सिंचाई का नदी हो, उसके आधार पे हम हरी खाद को उगा सकते हैं। क्योंकि पलेवा करना ज़रूरी होगा। पलेवा करने के बाद आप उसमें जब दशा में आ जाए, सही दशा में 3-4 दिन बाद आ जाता है, एक जुताई गहरी मिट्टी पलटने वाले हल से करें और 2-3 जुताई आप कल्टीवेटर या हैरो से कर सकते हैं। साथ ही साथ बिना जुताई के भी इस फसल को बोया जा सकता है। अगर मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मुलायम मिट्टी है, तो आप बिना जुताई के भी जो मशीन आती है जीरो टिल ड्रिल, उससे गेहूं के खेत में आप कर सकते हैं। कटाई के तुरंत बाद पानी लगा दें और पंक्तियों में अगर हरी खाद की फसल आप बोते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे अंकुरण अच्छा आता है और पौधों की संख्या समान रूप से पूरे खेत में वितरित हो जाती है। छिड़काव विधि से भी करते हैं कुछ किसान, हालांकि वो वैज्ञानिक विधि नहीं है। कोशिश करें आप पंक्तियों में इसकी बुआई करें। और ख़ास बात का ध्यान ये रखना है कि जब आपने खेत तैयार कर लिया तब आप उसमें पाटा लगा दें और पाटा लगाने के बाद आप इसमें बुआई कर सकते हैं। जी सर, आपने बताया कि खेत की तैयारी किस प्रकार करें। तो अब हमें अगर बीज बोने हैं तो बीज की दर क्या हो, कितने दूरी पर बीज बोया जाए और बुवाई उसकी किस प्रकार की जाए, उसके बारे में भी बताइए। जी, जहाँ तक बीज दर की बात है, बीज दर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम कम बीज दर प्रयोग में लाते हैं तो जैसे ढैंचे की फसल लेते हैं तो इसमें वुड बन जाती है, डंडी बन जाती है, क्योंकि बढ़वार बहुत तेज़ी से होती है, ज़्यादा होती है। और कई बार अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा हम इसमें बीज डाल देते हैं तो उसमें बीज का ही नुकसान होता है। बायोमास कोई ज़्यादा हमारी पैदा नहीं हो पाती, क्योंकि पौधों में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है, वो एक दूसरे को दबाने लगते हैं, कमज़ोर करने लगते हैं। तो सही बीज दर का प्रयोग
करना बहुत ज़रूरी होता है। इस बारे में जैसे ढैंचा है तो ढैंचे का सही बीज दर 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। हाँ, कुछ लवणीय मिट्टियों में अगर आप उगा रहे हैं, जैसे हरियाणा में पाई जाती हैं, अलीगढ़ में लवणीय मिट्टियाँ हैं हमारे देश में, तो ऐसी मिट्टियों में बीज दर बढ़ा देते हैं ढैंचे की 60 से 70 किलोग्राम ढैंचा प्रति हेक्टेयर। और सनई की बीज दर कम है, इससे 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लोबिया की भी खाद बहुत अच्छी होती है, हरी खाद, गर्मियों में आप कर सकते हैं। लोबिया के बीज दर है 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ग्वार भी कहीं कहीं पर राजस्थान वगैरह में लेते हैं, मध्य प्रदेश में ले सकते हैं, इसकी 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर है। और मूंग की बीज दर 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है अगर आप हरी खाद के लिए प्रयोग में ला रहे हैं। वैसे भी मोटे तौर पे खुशी जी, मैंने यही देखा है कि किसान भाई सनई और ढैंचे को ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं हरी खाद के रूप में। और सनई की तो किस्में भी विकसित कर ली गई हैं कुछ, जो सिर्फ हरी खाद के लिए उपयुक्त हैं, जैसे K12 येलो। K12 येलो उत्तर प्रदेश के लिए संस्तुत की गई किस्म है सनई की, जो हरी खाद में प्रयुक्त होती है। साथ ही साथ SH4 शैलेश नाम है इस किस्म का, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए उपयुक्त है। साथ ही सनई की एक किस्म और है जो हरी खाद के लिए उपयुक्त है, वो है सन 053, SUN 053, इसका नाम है स्वास्तिका। इस किस्म को भी ले सकते हैं और ये किस्म उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए उपयुक्त होती है। तो किसान भाइयों, सही बीज दर का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ तो अब किस्में भी आ गई जैसे मैंने बताया। दूसरी तरफ ढैंचे की भी 2-3 किस्में आती हैं, 2-3 स्पीशीज़ होती हैं। इसमें जो हमारा देसी ढैंचा होता है ये ज़्यादा उपयुक्त पाया गया है, देसी ढैंचा, क्योंकि इनसे नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी फिक्स होती है हमारे खेत में। और ये दोनों सनई और ढैंचा उपयुक्त है हमारे देश में हरी खाद के रूप में। जी सर, आपने बताया कि हम किस तरह से बीज दर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी कि हम कौन कौन सी किस्मों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे हम हर फसल के लिए बीज का उपचार करते हैं, तो क्या हरी खाद के लिए भी बीज का उपचार करना ज़रूरी होता है? और अगर ये ज़रूरी है तो हम किस तरह कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताइए। जी, निश्चित तौर पे किसान भाई दलहनी फसलों को हरी खाद के रूप में उगाते हैं और पंक्तियों में भी बोते हैं। ये बात शायद छूट गई थी, पंक्तियों में बुआई करनी चाहिए और बुआई की दूरी आप 30 सेंटीमीटर रखें। और लेकिन बुआई के पहले, जैसे आपने पूछा, बीज उपचार बहुत ज़रूरी होता है, बीज उपचार। और इसके लिए आप मोटे तौर पे जो कवकनाशी है पहले उससे बीज का उपचार करें, और इसके बाद जो राइजोबियम का टीका है उससे आप बीज का उपचार करें। सबसे पहले आप जो बावस्टीन नाम की दवाई है 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उससे उपचारित करें। फिर इस बीज को आप 24 घंटे रखा रहने दें और फिर हमें राइजोबियम के टीके से ढैंचा, सनई, लोबिया, मूंग, उड़द, जो भी आप हरी खाद ले रहे हैं उसको राइजोबियम के टीके से उपचारित करना है। साथियों, आपको राइजोबियम का टीका फसल के हिसाब से मिलेगा। जिस फसल में आप लगा रहे हैं आपको पहले नाम बताना पड़ेगा और उसी फसल से संबंधित आपको राइजोबियम का टीका लेना चाहिए, क्योंकि हर दलहनी फसल के लिए राइजोबियम के टीके अलग अलग होते हैं। कई बार किसान भाई भूल कर देते हैं कि टीका तो मूंग का है और उसको मटर में लगा दिया। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आपको बताना होगा कि कौन सी हरी खाद की फसल आप ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपको टीका लेना है। और फिर आपको जो कवकनाशी है उसके बीज के उपचार के बाद, मैं बता चुका हूँ आपको, 2.5 ग्राम थीरम या बावस्टीन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। फिर इसको आप एक रात के लिए रख दीजिए। फिर अगले दिन यानी 24 घंटे बाद आप इसको राइजोबियम के टीके से उपचारित करें। इसके लिए आपको 50 ग्राम गुड़ लेना है, 2 ग्राम गोंद। ये जो 50 ग्राम गुड़ या चीनी भी ले सकते हैं 50 ग्राम, और 2 ग्राम गुड़, इसको आप आधा लीटर पानी में डाल दें और फिर इस पानी और घोल को इसको आप उबाल लें। उबाल कर अच्छी तरह से उबालने के बाद फिर आप इसको ठंडा कर लें। उबाला इसलिए जाता है कि और तरह के जो कीटाणु या जीवाणु वगैरह होते हैं वो उसमें सब नष्ट हो जाते हैं और हमारा जो घोल है वो अच्छे से बन जाता है। फिर क्या करते हैं, एक पैकेट लेते हैं राइजोबियम का जो 200 ग्राम का आता है, उसको इस आधा लीटर घोल में डाल देते हैं। एक पेस्ट बन जाएगा।
अब ये जो पेस्ट या लुगदी सी बनी है आपकी, इसको बीजों पर रगड़ दें, अच्छी तरह से बीज रगड़ दें। और ये जो आपने मिश्रण बनाया है 200 ग्राम पैकेट का, ये 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होगा। तो उसी दर से आप, अगर बीज ज़्यादा है आपका 25 किलो है, तो उसी अनुपात में आप इससे उपचार कर सकते हैं। हाथों से आप रगड़ दें इस पेस्ट को 10 किलोग्राम बीज में और अच्छी तरह से मिला दें। एक परत बन जाएगी इस लुगदी की आपकी, और फिर इसको 24 घंटे रखा रहने दें। 24 घंटे में ये सूख जाएगा और इसके तुरंत बाद आप इस बीज की बुआई कर सकते हैं। और होता क्या है, अगर आप फफूंदनाशी या कवकनाशी से उपचारित करते हैं बीज को, तो बाद में आपकी फसल जब बढ़वार करती है तब उसमें बीमारियां कम लगती हैं, नहीं लगती हैं। तो मतलब बहुत थोड़े खर्चे से हम बाद में जो ज़्यादा खर्चा आने वाला है उससे हम बच सकते हैं। और राइजोबियम के टीके से क्या होगा कि नाइट्रोजन, आप जो फिक्सेशन है, यौगिकीकरण है, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा फिक्स होगी, आपके खेत में मात्रा बढ़ेगी। और ख़ास करके अगर आप पहली बार किसी खेत में उड़द, मूंग या नई फसल ले रहे, तो वहाँ तो आपको राइजोबियम के टीके से उपचार करना ही चाहिए। इसके बाद सर एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि हम हरी खाद के लिए कौन से उर्वरकों का इस्तेमाल करें या सिंचाई की व्यवस्था कैसे करें जिससे हमारी फसल अच्छे से उग सके। जहाँ तक उर्वरकों की बात है, पोषक तत्वों की बात है, तो इस फसल को भी ज़रूरत होती है उर्वरकों की। खास करके जो शुरुआती दौर होता है हमारी फसलों का, सनई हो, ढैंचा हो, लोबिया हो, उड़द हो, मूंग हो, ग्वार हो, तो शुरुआती 20-25 दिन, 1 महीना होता है, तब जड़ों का विकास होता है इसमें। और जब तक गांठें नहीं बन जाएंगी तब तक इस फसल को बाहर से नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। गांठें बनने के बाद ये अपने आप सेल्फ डिपेंड हो जाती है, यानी अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाती है, लेकिन उसके पहले ये आत्मनिर्भर नहीं होती। इसके लिए हमें नाइट्रोजन की स्टार्टर डोज देनी पड़ती है शुरुआती मात्रा में। और इसके लिए जो हमारा कॉमन यूरिया है, नीम लेपित यूरिया है, उससे आप 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इन फसलों को दें। कोई सी भी फसल हो, 25 किलोग्राम पर्याप्त होगी नाइट्रोजन। इसके अलावा फास्फोरस की मात्रा आप 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस की मात्रा भी इन फसलों को दे सकते हैं। और इसके अलावा पोटाश और गंधक की मात्रा आप मिट्टी की जांच के आधार पर इन फसलों को दें। और उर्वरकों का सही प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आपका जो जैव भार है पदार्थ का, बायोमास है या उत्पादन है हरी खाद का, तभी वो बढ़ेगा। अगर सही से हमने उर्वरक प्रबंधन या पोषक तत्व प्रबंधन नहीं किया तो अच्छी बायोमास हमको नहीं मिलती है। दूसरा, अगर हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई की इन फसलों को भी ज़रूरत पड़ जाती है। एक तो पलेवा निश्चित तौर पे करना पड़ेगा, और दूसरा जब ये फसल 20-25 दिन की हो जाए, गर्मियों के दिन होते हैं, टेम्परेचर 40 तक पहुंच जाता है, तो उस समय पे सिंचाई की ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, आपको एक ख़ास ध्यान रखना है कि सिंचाई जब गर्मियों के महीनों में करें तो सिंचाई शाम के समय करें, ये ज़रूरी होता है। और दूसरा, मौसम को देख के सिंचाई करें। कई बार गर्मियों में भी बरसात आ जाती है, बेमौसम भी बरसात आ जाती है, तो मौसम की जानकारी लेने के बाद ही आप सिंचाई करें। और दूसरी सिंचाई की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो पहली सिंचाई के 20 से 25 दिन बाद दूसरी सिंचाई करें। और इस तरह से खाद और उर्वरकों के प्रबंधन में भी सिंचाई का योगदान होता है। किसान भाइयों, अगर खेत में नमी कम है तो जो हमने खुराक डाली है, जो हमने पोषक तत्व डाले हैं, वो भी उतने ढंग से उपयोग में नहीं आ पाते अगर खेत में पानी की कमी है। जैसे इंसानों को ही ले लीजिए, जानवरों को ही ले लीजिए, पानी सब पीते हैं। कोई खाना खाने से पहले पीता है, कोई बाद में पीता है, कोई बीच में पीता है। यानी हमें खाने को पचाने में, खाना खाने में पानी मदद करता है। इसी तरह से पौधों को भी खाना खाना होता है, बिना पानी के वो खाना नहीं खा पाते। तो ये जो पानी हम लगाएंगे, इससे अगला फ़ायदा ये होगा कि जो पोषक तत्व हैं उनका जो अपटेक है वो भी इससे बढ़ता है। जी सर, बिल्कुल आपने सिंचाई प्रबंधन के बारे में बात की और साथ ही ये भी बताया कि सिंचाई प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण होता है एक फसल के लिए। इसके बाद सर हम देखते हैं कि हरी खाद में एक और प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, वो है पलटाई की। जी। तो हरी खाद में पलटाई किस प्रकार करनी चाहिए और इसका करने का सही समय क्या है, उसके बारे में भी बताइए। जी, किसान भाइयों, मोटे तौर पे जब आपकी फसल 4 सप्ताह की हो जाए या 2 महीने की हो जाए, सबसे उपयुक्त अवस्था होती है 2 महीने की। और कुछ फसलों में जिनमें फूल आते हैं उनमें पहचान यही है कि फूल आने के पहले आप इनकी पलटाई कर दें। पलटाई का मतलब ये होता है जब आपकी हरी खाद तैयार हो जाती है, जब ये 2 महीने की हो जाती है तो उसको आपको खेत में मिलाना पड़ता है।
तो अगर हमारी उड़द और मूंग की फसल है जिनकी हाइट कम है, जिनकी ऊंचाई लंबाई कम होती है, तो इन फसलों को तो मिलाना आसान होता है। लेकिन कुछ फसल लंबी होती हैं, उनकी लंबाई ज़्यादा होती है या ऊंचाई ज़्यादा होती है, उसमें जैसे ढैंचा है, सनई है, ये आसानी से ट्रैक्टर के काबू में नहीं आती। इनको पहले क्या करना पड़ता है कि हमें गिराना पड़ता है फसल को, पाटा लगा के फसल को गिरा सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास हल या बैल हैं उनका प्रयोग करते हैं या भैंसों का प्रयोग करते हैं, तो पहले पाटा लगाएं। पाटा लगाने के बाद फिर उसमें आप देसी हल हमारा या मिट्टी पलट हल से आप उसमें जुताई करके मिला सकते हैं, या फसल गिराने के बाद हैरो का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी किसान आजकल ट्रैक्टर का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें तो सीधे सीधे ट्रैक्टर में जो है गिराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और ट्रैक्टर में आप हैरो लगा के सीधे सीधे फसल को एक ही बार में काट के उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। और मिट्टी में मिलाने के समय आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका गलना सड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगली फसल आपको लगानी है तो मिट्टी में अगर नमी अच्छी होगी तो ये हमारी हरी खाद जल्दी गल सड़ जाती है। अगर मिट्टी में नमी कम है तो ये समय लेती है गलने में। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जहाँ जहाँ संभव हो, जिन किसान भाइयों को पलटाई के बाद धान लगाना है तो तुरंत उसमें जो है पानी आप लगा दें। खेत में पानी लगाने से आपकी जो हरी खाद की फसल है वो जल्दी से गल सड़ जाएगी और फिर आप अगली फसल आसानी से लगा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल आपने बताया कि हरी खाद की पलटाई आवश्यक है। इसके बाद सर एक और ज़रूरी सवाल कि जब हम हरी खाद की पलटाई करते हैं तो उसके कितने दिनों बाद हम अगली फसल लगा सकते हैं, उसके बारे में बताइए। जी, अनुसंधान परिणामों से ज्ञात हुआ है कि आप 8 दिन के अंदर भी फसलें लगा सकते हैं। यानी कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, कोई आपको इंतज़ार करने का समय नहीं है इसमें। आपने जैसे ही पलटाई की, अच्छे से कटाई छटाई उसकी आपने कर दी है, मिला दिया है मिट्टी में, तो जैसे कुछ किसान भाई खरीफ में मक्का की फसल लगाते हैं तो आप सीधे मक्का की बुआई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार अगर आप धान लगाना चाहते हैं तो पलटाई के तुरंत बाद, जैसे मैंने बताया, आप पानी लगा दें, फिर उसमें पडलिंग कर लें खेत में और फिर आप सीधे सीधे रोपाई कर सकते हैं। कुछ किसान भाई आजकल सीधी बिजाई से भी धान लगा रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। जैसे मक्का की आपने बुआई की, ऐसे ही धान जो ये फसल है हमारी हरी खाद की, इसको अच्छी तरह से काट छाँट के, जितने छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको काटेंगे उतना जल्दी ये गलती सड़ती है। और फिर क्या होगा कि आप खेत तैयार कर लें, जो भी आपको तैयारी करनी है, या सीधे बिजाई करनी है बिना जुताई के, वो भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई रुकावट नहीं है, आप धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं, या और भी कोई आपको खरीफ की फसल उगानी है उसमें, उसकी बुआई आप कर सकते हैं। और इस तरह से कोई इसमें वेटिंग पीरियड नहीं होता। जी सर, बिल्कुल। इसके अलावा सर एक और जानकारी मैं चाहूँगी कि जब हम हरी खाद की फसल उगा लेते हैं तो हरी खाद को अपनाने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का निदान हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए समस्याएं भी आती हैं और समस्याएं के अलावा लाभ भी होते हैं। तो लाभ पहले जानना भी ज़रूरी है और समस्याएं भी ज़रूरी है। तो लाभों की अगर बात करें हम इसके, तो ये मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशाओं में सुधार लाता है। यानी एक वाक्य में इसका महत्व जो है वो साबित हो जाता है। जो भौतिक गुणों में सुधार है, जैसे ये जल धारण क्षमता बढ़ाता है, ये एग्रीगेशन बनाता है मिट्टी में। यानी किसान भाई समझते हैं कि अगर मिट्टी में ढेले नहीं होंगे तो उसमें वायु का संचार अच्छा नहीं होगा और पानी का जो जल धारण क्षमता वो भी अच्छी नहीं होगी। तो जो एग्रीगेशन है मिट्टी के पार्टिकल्स का, एकत्रीकरण है पार्टिकल्स का, ढेले बनाने का गुण है, वो इसी में पाया जाता है। क्योंकि हरी खाद गलने सड़ने के बाद ह्यूमस बनाती है और ये ह्यूमस जो होता है मिट्टी के दाने बनाता है, मिट्टी के कणों को आपस में चिपकाता है, मिट्टी दानेदार बन जाती है और वो अच्छी मिट्टी होती है। तो कुल मिला के रासायनिक गुणों की बात करें तो मिट्टी में पीएच मान में भी ये सुधार लाती है, बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है। और साथ ही साथ पोषक तत्वों की मात्रा तो बढ़ाती है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है, फास्फोरस पोटाश की मात्रा भी ये बढ़ाती है। क्योंकि नीचे गहरी मिट्टी की गहराई में जो पोषक तत्व पड़े होते हैं उनको ये अवशोषित करके अपने शरीर का अंग बना लेती है और सरफेस पे हमारे पोषक तत्व आ जाते हैं। साथ ही साथ मिट्टी का जो टिलेज करती है एक तरह से, जिसको हम बायो टिलेज कहते हैं,
टिलेज का भी काम करती है। जड़ें इसकी मिट्टी की संरचना में सुधार लाती हैं। एक तरह से ये भी जुताई कर रही हैं, जड़ों द्वारा भी जुताई होती है मिट्टी की और वायु संचार बढ़ता है। और जो जीवों की क्रियाशीलता है, जीवाणुओं की, कवकों की मिट्टी में जो हमारी जैव विविधता होती है, हरी खाद की फसलों को लगाने से वो भी बढ़ती है। तो कुल मिला के चारों तरफ हम देखें इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जहाँ तक बाधाओं की बात की आपने, जो अभी प्रश्न था आपका, तो बाधाओं में मुख्य बाधा यही है कि इसमें किसान को सीधे सीधे आमदनी नज़र नहीं आती। जैसे कोई फसल हम उगाते हैं, उसको काट के उसके जो आर्थिक उत्पाद होता है उसको फिर हम बेच देते हैं बाज़ार में। गेहूं आया, काटा, दाना हमने बेच दिया, हमें पैसा मिल गया। लेकिन हरी खाद के साथ ऐसा नहीं है। इसको काट के हम बेचते नहीं हैं, इसको हम मिट्टी में ही मिला देते हैं। तो किसान भाई और बहनें ये समझती हैं कि इससे तो कोई आमदनी हुई नहीं। निश्चित तौर पे आमदनी नहीं हुई, लेकिन ये आपकी आमदनी बढ़ाएगा, अगले आने वाली फसलों की आमदनी बढ़ाएगा, उनसे होने वाली पैदावार को बढ़ाएगा, और जो अगली फसल आप लगाएंगे उनमें आपका खर्चा कम आएगा। बहुत तरह के अध्ययन ऐसे किए गए हैं जिसमें जो हरी खाद लगाने के बाद हम अगली फसल लगाते हैं उसमें खरपतवार वगैरह कम आते हैं। ऐसे भी आंकड़े उपलब्ध हैं। कई बार उसमें निमेटोड्स जो सूत्रकृमि बीमारी कर सकते हैं वो भी कम आते हैं। तो जो अगली फसलें आती हैं उनमें भी जो उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने में ये हरी खाद की फसल मदद करती है। तो बाधाओं में मेन बाधा यही है खुशी जी कि भाई ये आमदनी सीधे सीधे किसानों को नहीं देती है। अप्रत्यक्ष रूप से ये किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक होती है, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने में सहायक होती है। तो कुछ किसान भाई इसको ऐसे ही समझते हैं कि भाई ये तो आमदनी नहीं है। तो मुख्य बाधा तो यही है। दूसरा, कहीं कहीं पर किसानों के पास संसाधनों की कमी है, ट्रैक्टर वगैरह नहीं है बड़े, तो मिट्टी में मिलाने में कई बार दिक्कत किसानों को आ जाती है। कहीं कहीं पर बाधा की बात करें तो किसी किसान के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते तो वो हरी खाद नहीं लगा पाएगा। जो हमारे गर्मियों के महीने होते हैं, किसी पे पैसे नहीं होते उसको उर्वरक को खरीदने के, तो वो भी एक तरह से उसके लिए बाधा हो सकती है। तो कुछ बाधाएं हैं, लेकिन फिर भी हरी खाद का प्रयोग हमेशा लाभकारी था, लाभकारी रहेगा। जी सर, बिल्कुल आपने हरी खाद की बुवाई और उससे जुड़ी अन्य बातें बहुत अच्छे से समझाई। अब कार्यक्रम के अंत में मैं जाते जाते हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए कोई सलाह चाहूँगी। जी बिल्कुल, किसान भाइयों, आपको हरी खाद को अपनाना चाहिए, क्योंकि आजकल बाज़ार में आप जाएंगे तो रसायन महंगे हो रहे हैं, फर्टिलाइज़र आपको लाने पड़ते हैं, और ये तो हमारे घर में ही है। दूसरी तरफ हम देखें, गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इनकी उपलब्धता भी उतनी नहीं है। पहले जो आप गोबर की खाद अपने खेतों में डालते थे, अब कहाँ डाल पाते हैं। तो ऐसी दशा में जब आपके पास दूसरी जैविक खादों के विकल्प कम है, उर्वरक महंगा है, ये तो बिल्कुल सस्ता नुस्खा है, अपने खेत में बस बीज आपको डालना है और फसल आपकी तैयार हो जाएगी। तो फिर आपको जैविक खाद बाहर से नहीं लानी पड़ेंगी। अगर 2 साल में कम से कम एक बार हर एक खेत में किसान भाइयों को हरी खाद की फसल करनी चाहिए। इसकी विस्तार से हमने चर्चा की है, इसके कुछ तो हमने किस्में भी बताई हैं आपको, इसमें बीज दर भी बताई है, सब तरह की जानकारी इसमें आपको दी गई थी। बिल्कुल सर, इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपने सुना हरी खाद वाली फसलों की बुवाई पर हमारा ये खास कार्यक्रम। ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए हमसे जुड़े रहिए रेडियो तरंग पर। हम फिर हाजिर होंगे हमारी शान भारतीय किसान के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं खुशी लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक हैं श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसे प्रस्तुत करता है रेडियो तरंग 90.0 FM। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये कड़ी पसंद आई होगी। यदि आपका इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radiotarang@rla.du.ac.in, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। हमारी फेसबुक आईडी है तरंग 90.0 FM। कार्यक्रम की संचालिका है नंदिनी। कार्यक्रम का संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने, और इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक हैं प्रोफेसर राकेश कुमार। धन्यवाद।